नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस इंपॉर्टेंट ई क्लास के अंतर्गत भारत के संविधान के टॉपिक में हम संवैधानिक विकास के प्रक्रिया का ये पार्ट 3 अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है 1833 का चार्टर एक्ट। कंपनी की अधिकारों में वृद्धि करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने 1833 की चार्टर एक्ट को पारित किया और इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से कितने वर्ष के लिए इनके अधिकार में पुनः वृद्धि हुई? 20 वर्षों के लिए इनका अधिकार में वृद्धि हुई। इस एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट के नाम से भी जानते हैं। सेंट हेलिना एक्ट, इस एक्ट को क्यों कहते हैं, इसके पीछे छोटी सी हिस्ट्री है, उसको हम समझते हैं। सेंट हेलिना एक छोटा सा आइलैंड है जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में उपस्थित है। इस महाद्वीप की विशेषता है, इस आइलैंड की विशेषता है, यहां पर नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के शक्तिशाली सेना नायक है, अंतिम दौर में यही कैद में रखे थे इंग्लैंड के द्वारा। इंग्लैंड के साथ जब फ्रांस की युद्ध हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट की युद्ध हुआ था, तो अंतिम रूप से जब नेपोलियन बोनापार्ट हार गए थे तो उसे कैद करके इसी द्वीप में लाया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तो वहां पर उपस्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक्ट पारित किया गया था, जिसको सेंट हेलिना एक्ट कहते हैं। तो हुबहू एक्ट 1833 का भी एक्ट भारत में पारित कर दिया गया, ब्रिटिश प्रांत में पारित कर दिया। तो इसलिए इस एक्ट को सेंट हेलिना एक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं इस एक्ट में क्या क्या प्रमुख बातें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मोनोपोली ट्रेड, जो व्यापारिक एकाधिकार है। किसका व्यापारिक एकाधिकार? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको पूर्णतः इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से पूर्णतः समाप्त कर दिया। हालांकि 1813 के चार्टर एक्ट में पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन दो अधिकार अभी भी कंपनी के पास बचा था। एक चाय का व्यापार और दूसरा है चीन के साथ व्यापार। चीन के साथ व्यापार, टी ट्रेड और चाइना ट्रेड। अब दोनों अधिकार कंपनी ने खो दिया, दोनों अधिकार भी अब क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अब चाय और चीन के साथ भी कंपनी जो है व्यापार नहीं कर सकता, अर्थात सदा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का शटर बंद, दुकान बंद इस एक्ट के माध्यम से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस एक्ट के पारित होने से व्यापारिक संस्था नहीं रहा, मात्र एक प्रशासनिक संस्था बनकर के रह गई, क्योंकि जिसका जो मोनोपोली ट्रेड था, व्यापारिक एकाधिकार था, उनको समाप्त कर दी गई। आधा समाप्ति हुई थी 1813 के चार्टर एक्ट में, और बचा खुचा जो अधिकार था उसको 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने के बाद हम दूसरा बिंदु को ध्यान देते हैं, कंट्रोल ऑफ कंपनी। कंपनी का नियंत्रण अब किस प्रकार से होगा जब इनका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गई। इस समय कंपनी को संचालित करने के लिए दो संस्था मौजूद थी। एक संस्था का नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24। और दूसरा संस्था का नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 6 थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी का वाणिज्य विभाग अर्थात व्यापार को संभालती थी, उनके नियंत्रण में था। जितना भी ट्रेड और कमर्शियल जो है किसके नियंत्रण में था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कंपनी के जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में जो नियंत्रण था, वो किसके हाथों में थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथों में। अब दोनों संस्थाओं की हम ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देखते हैं, ये क्या है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना तो 1600 ईस्वी में हुई थी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई था। तो उस समय कंपनी के जो प्रोप्राइटर लोग होते थे, कंपनी के जो प्रोप्राइटर बड़े बड़े शेयर होल्डर है, उनमें से एक निदेशक मंडल चुना गया। 24 लोगों का एक पैनल बनाई गई, जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और
इनका कार्य था पूरा कंपनी की शासन प्रशासन जितना भी व्यापार है उनको नियंत्रित करना। यही एक संस्था थी शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय क्षेत्र पर, भारतीय भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया और व्यापार के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक सत्ता का भी संचालन करने लग गया, तब 1784 में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और इस एक्ट के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक और संस्था बना दी गई जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और इसमें जो 6 सदस्य थे उनकी नियुक्ति क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश ताज के द्वारा होने लगी। तो इस प्रकार से ये दूसरा नियंत्रण संस्था था। जिन अब उसके बाद कार्यों में विभाजन कर दिए गए पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कि सीओडी जो है, कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी का केवल व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करेगा, व्यापारिक क्षेत्र पर प्रशासन करेगी और बाकी जो प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण का कार्य किसके हाथों में आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के हाथ में। अब चूंकि इस एक्ट के माध्यम से कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो चुकी है, इसलिए कंपनी के पास कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अब बचा नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में अब दोनों कंपनी केवल और केवल पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे। दोनों का कार्य पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर होगी। आगे हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में क्या बदलाव आया इस एक्ट के माध्यम से। तो इस एक्ट से पहले पूरा जो भारतीय क्षेत्र में था, जो मुख्य गवर्नर जनरल था उसको हम कहते थे बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब इस एक्ट के माध्यम से बदलाव आ गया क्योंकि अब भारतीय क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार बढ़ गया था, उनका प्रशासनिक दायरा बढ़ गया था। इसलिए अब बंगाल का गवर्नर जनरल जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगे, भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे, इनका दायरा बढ़ गया। और इस एक्ट के माध्यम से जो प्रथम गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक है। बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1833 के एक्ट के माध्यम से बनने वाला भारत का पहला गवर्नर जनरल। चूंकि अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो इनके अधिकारों में वृद्धि हो गई। पहले भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत दोनों प्रेसिडेंसियों को लाया गया था, धीरे धीरे तो और नियंत्रण बढ़ गया। अब इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर, मद्रास और बंबई के गवर्नर के ऊपर पूरा प्रशासनिक नियंत्रण आ गया। तीनों के ऊपर किसके अधीन आ गए, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। अब गवर्नर जनरल के कार्यों में वृद्धि हो गया। पूरा भारत क्षेत्र के लिए गवर्नर जनरल को सिविल और सैन्य अधिकार प्रदान किया गया। सिविल और सैन्य क्षेत्र में जितने भी अधिकार थे पूरे भारत भर के लिए वो किसके हाथों में आ गया, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई। प्रशासनिक बदलाव के अंतर्गत हम अगला बिंदु देखते हैं जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके परिषद में एक विधिक सदस्य को जोड़ा गया। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल और उसके परिषद में एक विधिक सदस्य, कानून के सलाह देने के लिए, कानून के निर्माण के लिए एक विधिक सदस्य को जोड़ा गया। और इस विधिक सदस्य के बाद अब गवर्नर जनरल और उसके परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 5 हो गई। 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल मिलाकर के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 5। ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखते हैं तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें भी 4+1 का फार्मूला था। कुल सदस्यों की संख्या गवर्नर जनरल और उसके परिषद मिलाकर के 5 सदस्य थी। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक सदस्य को कम कर दिया था, तब फार्मूला थी 3+1=4। एक कम कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। अब इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल और उसके परिषद में एक सदस्य की वृद्धि हो गया, विधिक सदस्य जुड़ गया।
लेकिन इस सदस्य को पूर्णकालीन सदस्य नहीं बनाया था। उनको अधिकार सीमित थे, केवल सलाहकार के रूप में इनको जोड़ा गया था। सलाहकार के रूप में वोट देने की अधिकार इनको प्राप्त नहीं थी। वोट देने की अधिकार इनको प्राप्त नहीं था। इस बात को अच्छे से समझना है। जो चौथा सदस्य जोड़ा गया था, विधिक सदस्य, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया था। लेकिन जब 1853 का एक्ट आया तो उन्हें पूर्णकालीन सदस्य बनाया गया और वोट देने के अधिकार को भी बहाल किया गया। यह हो गया इनका विधिक सदस्य। अब देखते हैं गवर्नर जनरल की कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति। तो गवर्नर जनरल जो है अब पूरे ब्रिटिश प्रांत के लिए, पूरे भारत के लिए कानून बना सकेंगे। पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल, और उसके परिषद जो है कानून बनाने का अधिकार रखेंगे। अब इस एक्ट के माध्यम से जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी है, बंबई प्रेसिडेंसी, उनका जो विधायी शक्ति है, उनका जो विधायी शक्ति, विधायी मतलब कानून बनाने की अधिकार, विधायी शक्ति पूर्णतः क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। दूसरे शब्दों में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी अब कानून नहीं बना सकते। उनकी जो पूरा पावर है विधायिका का है, उनको समाप्त कर दिया गया। किस प्रकार से? इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीकरण करने की प्रयास किया गया, सेंट्रलाइजेशन की प्रयास किया गया, केंद्रीय विधायिका को मजबूत किया गया। जो प्रांतीय विधायिका है उनको समाप्त कर दिया। ये प्रांत है मान लिया जाए उस समय का, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी, तो इनको अब विधायिका शक्ति इनका समाप्त कर दिया गया। तो जो विधान परिषद की शक्ति है, विधायिका शक्ति है, उनको अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, केंद्रीकृत कर दिया गया। केवल गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल जो है पूरे भारत के लिए कानून बना सकते, और उनके द्वारा बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया। उनके द्वारा कानून बनाए गए कानून को क्या कहते हैं? नियामक कानून। और इसको अंतिम रूप से क्राउन से परमिशन लेना पड़ता था। गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल जब पूरे भारत के लिए कानून बनाएगा तो अंतिम रूप से अनुमोदन होने के लिए कहा जाएगा ब्रिटिश संसद में। ब्रिटिश संसद से इनको अनुमोदन के बाद ही अंतिम रूप से कानून बन जाएगी। तब जब नया कानून बनेगा, जो नया कानून बनेगी इस परिषद के माध्यम से, तो वह क्या कहलाएगा? अब अधिनियम, अधिनियम और या एक्ट कहलाएगी। अधिनियम या एक्ट कहलाएगी। जो नया कानून बनेगा इस परिषद के माध्यम से, वह क्या कहलाएगा? अधिनियम या एक्ट कहलाएगी। के बाद हम इस एक्ट का अगला बिंदु देखते हैं, लॉ कमीशन का गठन। इस एक्ट में लॉ कमीशन का गठन किया गया, जिनका उद्देश्य था कानूनों को संहिताबद्ध या वर्गीकरण करना। इसके लिए लॉ कमीशन का एक अध्यक्ष बनाया गया, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले जो है प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष है, और इनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो कानूनों का संहिताबद्ध करे, वर्गीकरण करे, उन्हें व्यवस्थित करे। इसके बाद इस एक्ट का जो महत्वपूर्ण और प्रावधान था, दास प्रथा का अंत। सामाजिक क्षेत्र में जो कुरीतियां चल रही थी, मानव को दुर्व्यवहार कर रहे थे, दास बना रहे थे, तो इसलिए इस एक्ट के माध्यम से, 1833 के एक्ट के माध्यम से दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। लेकिन भारत में पूर्ण रूप से इसे लागू होने में समय लगा। लगभग 10 वर्षों बाद 1843 में जब लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल आया, लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल आया, तब भारत से दास प्रथा की पूर्णतः समाप्ति हुई। लॉर्ड एलनबरो ने इस एक्ट के माध्यम से, किस एक्ट के माध्यम से समाप्त किया? तो 1833 का एक्ट में दास प्रथा का अंत हुआ था। तो उसी एक्ट के माध्यम से लॉर्ड एलनबरो ने 10 वर्षों बाद दास प्रथा की भारत में पूर्णतः समाप्ति की। अब हम इसके प्रमुख बिंदु को एक बार फिर से देखते हैं, क्या क्या प्रमुख बिंदु है। तो इस एक्ट के माध्यम से जो है कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, अर्थात चाय के व्यापार, अब चीन के व्यापार भी अब पूर्णतः
समाप्त हो गई। 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकारों को और बढ़ा दिया गया। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से कंट्रोल करने के लिए कंपनी की 2 शाखा थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब दोनों अब केवल पॉलिटिकल कार्य ही देखेंगे, क्योंकि व्यापारिक एक गतिविधियां उसकी समाप्त हो गई। इसके बाद देखेंगे प्रशासनिक क्षेत्र में क्या बदलाव आया। तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल है, बंगाल के गवर्नर जनरल है, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लग गए। बंगाल के गवर्नर जनरल अब पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल बना कहलाने लग गए, और उनके परिषद में एक विधिक सदस्य को जोड़ा गया, और जिससे संख्या जो है 5 हो गई, जो रेगुलेटिंग एक्ट के समय में भी थी। वह सलाहकार सदस्य था, उनको वोट देने की अधिकार नहीं दी। पूरे भारत के लिए गवर्नर जनरल जो है अब कानून बना सकते हैं। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। उनकी विधायिका शक्ति को पूर्णतः इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। उनके द्वारा बनाए गए कानून नियामक कानून, जिसको ब्रिटिश संसद से अंतिम बार अनुमोदन लेना पड़ता था, नया कानून अधिनियम या एक्ट कहलाता था। इसके बाद हम देखेंगे लॉ कमीशन की गठन किया गया, और लॉर्ड मैकाले जो है लॉ कमीशन के पहले अध्यक्ष बने। इस एक्ट के माध्यम से दास प्रथा की अंत कर दिया गया, जो 10 वर्षों बाद लागू हो पाया। लॉर्ड एलनबरो के समय में 1843 में पूर्णतः दास प्रथा की समाप्ति कर दी गई। तो ये रहा 1833 के एक्ट के प्रमुख बिंदु। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसे लगा, और अच्छे से जानकारी के लिए मेरा वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, और किसी भी प्रकार का परेशानी हो तो कमेंट्स बॉक्स पर हमें लिख कर जरूर बताएं। आपको यह वीडियो कैसे लगा। हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।